स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। ऑपरेशन फिनाले, जिसे खुफिया जगत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट और सबसे मुश्किल ऑपरेशन कहा जाता है, मोसाद का वो ऑपरेशन जिसकी मिसाल दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज को दी जाती है। आखिर कैसे मोसाद के 12 एजेंट्स ने 20 सालों के बाद एक अंधे व्यक्ति की खुफिया जानकारी से 6 मिलियन ज्यूस के हत्यारे अडोल्फ आइकमैन को पकड़ा था? कैसे एक लव एंगल ने मोसाद के लिए रहस्य बन चुके अडोल्फ आइकमैन को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया था? ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है इस एपिसोड में, इस वीडियो में। और ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि मोसाद ने यहाँ पे दूसरे देश में जाकर अपने दुश्मन को एलिमिनेट किया हो, बल्कि बाकायदा उसे वहां से पकड़ के लाकर लॉ के, कानून के अकॉर्डिंग उसके तहत सजा दिलाई थी। तो इस वजह से ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन पूरी दुनिया भर का कहा जाता है, ऑपरेशन फिनाले। आज इसके बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपको देंगे। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 1957 की बात है, सर्दियों के दिन थे। इन्हीं दिनों में एक रात तेल अवीव में, इसराइल के अंदर, मोसाद के चीफ आइसर हेरल को फ्रैंकफर्ट से एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज दरअसल जर्मनी के हेस स्टेट के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर फ्रिट्ज बावर ने मोसाद को एक खुफिया जानकारी के तहत भेजा था। वो एक खुफिया जानकारी मोसाद को बताना चाहते थे, देना चाहते थे। अब आइसर हेरल जो थे वो फ्रिट्ज बावर को पहले से जानते थे। बावर एक लंबे कद के कैरिज्मेटिक शख्स, 1933 में जब हिटलर आया था नाजी जर्मनी के दौरान में, उस समय पर ही हिटलर ने उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। उसके बाद वो यहाँ से भागे, डेनमार्क पहुंचे, स्वीडन पहुंचे और यहाँ से बचकर जब वो निकल गए थे तो इसके बाद ये जो वॉर हुई थी उसके बाद में उनका एक ही संकल्प था जीवन का कि नाजी जर्मनी के जितने भी कातिल हैं उनको ढूंढना है और उन्हें सजा दिलानी है। बावर जो थे वो इस समय पर भी वेस्ट जर्मनी, जो जर्मनी की सरकार थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा, उनकी कोर्ट से नाराज़ रहा करते थे क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे इस समय पर भी कई सारे ऐसे पुराने नाजीज़ हैं जो कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको सज़ा दिलाई जाए और यहाँ वेस्ट जर्मनी उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो इस तरह के एक व्यक्ति थे डॉक्टर फ्रिट्ज बावर। उन्होंने मोसाद के चीफ आइसर हेरल को एक संदेश भेजा, एक सीक्रेट मैसेज। अब ये जो सीक्रेट मैसेज था, इसके तहत ही नवंबर 1957 में आइसर हेरल ने, मोसाद के चीफ ने, अपने एक बेस्ट ऑफिसर शॉल डेरोम को फ्रैंकफर्ट भेजा। वो फ्रैंकफर्ट जाते हैं, एक लंबी मीटिंग उनकी होने वाली थी डॉक्टर बावर के साथ में, जिन्होंने ये मैसेज भेजा था मोसाद को। उस मीटिंग के बाद जब शॉल डेरोम वापस आए तेल अवीव आइसर हेरल के पास में, तो उन्होंने जो सेंटेंस कहा है, जो एक वाक्य कहा, उसने मोसाद के लिए कई सारे खुलासे कर दिए थे। शॉल डेरोम ने कहा कि अडोल्फ आइकमैन जिंदा है और वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में वो छुपा हुआ है। जैसे ही ये नाम मोसाद के चीफ ने सुना था, अडोल्फ आइकमैन, वो समझ चुके थे कि ये वही आइकमैन है जो कि नाजी जर्मनी का SS कर्नल था, फाइनल सॉल्यूशन का मास्टरमाइंड था, मास्टर ऑर्गेनाइजर था। उसी ने मिलियंस ऑफ ज्यूज, लाखों, करीबन 60 लाख ज्यूज को मारा था। रेलवे जो लाइन से, जो उन्हें ट्रेन से बुलाया जाता था, वहां से लेकर उन्हें गैस चैम्बर तक डालने में जितना पूरा सिस्टम बनाया गया था, वो उसी की मेज से, उसके दफ्तर की मेज से वो सारी स्ट्रैटेजी बनी थी। ये वही अडोल्फ आइकमैन था। उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे और वो दोबारा से उसका खुलासा हुआ है। अडोल्फ आइकमैन के बारे में वो जानते थे कि जब ये वॉर खत्म हुई तो उसके बाद वो कहीं पे गायब हो गया था, एक तरह से रहस्य बन गया था कि आखिर कहाँ है, किसी को पता नहीं चलता था। अब वाहें कई सारी आती थी कि वो सीरिया में है, इजिप्ट में है, गल्फ में है, यहाँ पे साउथ अमेरिका चला गया है, लेकिन कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा था। यहाँ पे शॉल डेरोम को जो गए थे फ्रिट्ज बावर से मिलने, उन्हें बावर ने यह भी बताया था कि दरअसल ये जानकारी उन्हें अडोल्फ आइकमैन की कैसे मिली। उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ महीने पहले उन्हें अर्जेंटीना से एक लेटर मिला और उस लेटर में एक शख्स जो कि आधे ज्यूइश थे, जर्मन थे, लोथर हर्मन, उन्होंने ये कहा था कि, और लोथर हर्मन जो थे वो खुद भी डकाउ कैंप में उनको रखा गया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, वहां पे उनको अंधा कर दिया गया था। तो उन्होंने ये लेटर लिख के दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि आप जिस कातिल को सबसे ज्यादा ढूंढ रहे हैं, अडोल्फ आइकमैन, शायद उसका बेटा मेरी बेटी को डेट कर रहा है। अब दरअसल लोथर जो थे, उनकी बेटी सिल्विया बॉयनस एरीज के ओलिवोस एरिया के अंदर निक आइकमैन से मिली थी। ये निक आइकमैन जो था, एक लड़का, उससे मिलता है एक मूवी थिएटर के बाद में। इन दोनों का के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ, डेट शुरू हुई। इस बीच में सिल्विया हमेशा अपनी जो ज्यूइश ओरिजिन था उसको छुपाती थी। वो अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताती थी कि वो एक ज्यूइश है। लेकिन यहाँ पे जो निक आइकमैन था, वो बहुत ही प्राउडली ये कहा करता था कि जर्मन्स को अपना काम पूरी तरह से करना चाहिए था। कई बार वो इस तरह के स्टेटमेंट देता था कि जर्मन्स ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया, उन्हें सारे के सारे ज्यूज को मार देना चाहिए था। और वो फक्र से एक और बात कहता था कि उसके जो पिता हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में लड़े थे और उन्होंने अपना फर्ज अदा किया था। तो ये सारी चीज़ें निक आइकमैन बताता था सिल्विया को
सिल्विया ने आके अपने घर पर ये सारी बातें लोथर हर्मन को ही बताई थी, अपने पिता को। और कहीं ना कहीं वो लोथर हर्मन जिनकी आंखें चली गई थी उन डकाऊ कैंप्स के अंदर हिटलर के उस शासन के दौरान में, तो वो बहुत त्रस्त थे। वो चाहते थे कि सारे नाजी जर्मनी के जितने भी ये ऑफिसर हैं जो कातिल रहे हैं 6 मिलियन ज्यूज के, इनको सजा मिले। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि ये जो निक आइकमैन है ये कोई रैंडम लड़का नहीं है, हो ना हो ये अडोल्फ आइकमैन का बेटा हो सकता है। इसी के तहत एक दिन लोथर सिल्विया को लेकर उसके साथ में जाते हैं ओलिवोस से सीधा आइकमैन के घर पे, यानी निक आइकमैन के घर पे, देखने के लिए आखिर ये कहाँ रहता है। ये भी बात सामने आई थी कि निक आइकमैन सिल्विया को अपने घर का एड्रेस नहीं बताता था। तो यहाँ सिल्विया ने अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उसके और निक के, दोनों से पूछकर उसके घर का एड्रेस निकाला। एड्रेस मिलता है 4261 स्ट्रीट चाकाबुको। ये जो स्ट्रीट थी यहाँ पे इन दोनों ने जाने का निर्णय लिया। लोथर अपनी बेटी को लेकर इस घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे तैसे उनको एक घर मिला। जब वो निक के घर पर पहुंचे तो दरवाजा जब खोला तो वहां पे निक तो नहीं था घर में, लेकिन एक आधा गंजा चश्मे वाला शख्स, पतली सी मूंछों वाला आदमी सामने खड़ा हुआ था, थोड़ा बुजुर्ग था। और उसने कहा कि निक घर पे नहीं है, लेकिन मैं निक का फादर हूँ, मैं निक का पिता हूँ। उसे देखते ही लोथर कहीं ना कहीं, क्योंकि अंधे थे वो देख नहीं सकते थे, पर ये उसकी आवाज़ सुनकर समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये अडोल्फ आइकमैन है। पक्की जानकारी नहीं थी, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें एक आभास इस तरह का हो गया था। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने यहाँ शेरोम को बताई थी, जो कि मोसाड के चीफ ने उनसे मिलने के लिए भेजा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मोसाड को बताई जाती है। एड्रेस मोसाड के पास पहुंच गया था, 4261 स्ट्रीट चाकाबुको ओलिवोस के अंदर। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन सामने पहुंची, 2 महीने के बाद ही जनवरी 1958 में मोसाद ने अपने एक बहुत ही युवा स्पेशल ऑप्स के एक सीक्रेट एजेंट को, जिसका नाम था एमा टॉलमर को यहाँ इस एड्रेस पर भेजा, 4261 उस घर को देखने के लिए ओलिवोस के अंदर। जब वो सीक्रेट एजेंट यहाँ पे पहुंचा, उसने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने देखा कि ये ओलिवोस का ये जो गली जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अडोल्फ आइकमैन रहता है, छुप कर रह रहा है, दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गरीब मजदूरों के घर हुआ करते थे। वो पूरा एक इस तरह का रूरल एरिया था। और इन सारे जगहों को देखते हुए, और खास तौर पर वो 4261 जो घर था, उसके आंगन में उसे एक थोड़ी हेल्दी सी, फैटी सी एक महिला खड़ी हुई दिखी। तो उस अधेड़ उम्र की महिला को उसने देखकर ये समझ गया था, वो वापस आया तेल अवीव। आइसर हरल को, मोसाद के चीफ को, उसने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आइकमैन का घर नहीं हो सकता। एक तो वो इस तरह का एरिया है जहाँ पे आइकमैन नहीं रहेगा, क्योंकि जो टॉप नाजी जर्मनी के लोग थे, वॉर के बाद उन्होंने कई सारा पैसा अपने पास ले लिया था, और वो सारा पैसा निकाल कर वो दुनिया भर में बड़ी बड़ी जगहों पर रहने चले गए थे। आज भी वहीं पर छुप के रह रहे हैं। लेकिन एडोल्फ आइकमैन ऐसी किसी जगह पर नहीं रहेगा, वो एक झोपड़ी जैसे घर के अंदर नहीं रह सकता। और खासकर उसने ये भी कहा कि जो बाहर एक महिला दिखी थी उस घर के, जिस घर के बारे में बताया गया है, तो वो वेरा आइकमैन यानी कि एडोल्फ आइकमैन की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिस समय का वेरा आइकमैन का फोटो इन लोगों के पास में था, उससे वो महिला बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें बताई गई उस स्पेशल एजेंट के द्वारा मोसाद के चीफ को। लेकिन मोसाद के चीफ अभी भी चैन से बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर से फ्रिट्ज बाउअर से कांटेक्ट किया, उनसे संपर्क करके कहते हैं कि आप अपने सोर्स के बारे में मुझे बताइए, ये जो लोथर हर्मन है आखिर कौन है, कहाँ पे रहता है, जिनसे पूरी आपको जानकारी मिली है। तो उन्होंने बताया कि कर्नल सुआरेज एक जगह है ब्यूनोस एरिस के 300 मील दूर, तो यहाँ पे वो रहते हैं, और यहाँ उन्होंने उनको डकाऊ कैंप के अंदर अंधा कर दिया गया था। सारी चीज़ें बताई। उनका जब एड्रेस मिल गया तो मोसाड के चीफ ने तेल अवीव पुलिस के एक इन्वेस्टिगेटिंग हेड एफ्रेन हॉटस्टेटर, जो कि इंटरपोल कॉन्फ्रेंस के बहाने अर्जेंटीना जाने वाले थे, उन्हें एक नया नाम दिया, और उस नाम के साथ में उनसे कहा कि तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है और एक लोथर हर्मन नाम का शख्स मिलेगा, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ वो कैसे एडोल्फ आइकमैन तक पहुंचा है, ये जो उसने अपनी बेटी की एक स्टोरी बताई है वो कितनी सत्य है। यहाँ पे ये जो ऑफिसर थे पहुंचते हैं अर्जेंटीना। इसके बाद यहाँ से जो जगह थी, एड्रेस दिया गया था, वहाँ पे लोथर हर्मन से जाके मिलते हैं। तो लोथर हर्मन ने उन्हें सारी जानकारी दी। एक अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कैसे डकाऊ कैंप में उनकी आंखें खत्म कर दी गई थी, उनकी बेटी जो है सिल्विया, वो कैसे निक के साथ में मिली है। और उन्होंने यही कहा कि मैं कोई पैसे नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस किलिंग मशीन ने, नाजी जर्मनी ने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, मेरे पूरे परिवार को मार दिया है, मैं सिर्फ उस आदमी को सजा दिलाना चाहता हूँ। यहाँ मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसके साथ में सिल्विया भी वहाँ पे मौजूद थी, तो सिल्विया ने भी उस पुलिस ऑफिसर को बताया मोसाड के कि कैसे वो निक के साथ में मिली, उसने कैसे उसका एड्रेस ढूंढा, और वहाँ पे जाके कैसे एक चश्मे वाला गंजा जो आदमी था, वो निक का फादर खुद को बता रहा था, तो वो इन लोगों को मिला था। हॉफस्टेटर ने जब ये सारी चीज़ें सुनी तो उन्होंने एक सिक्योर सिस्टम बनाया। उन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड लिया, उस पोस्ट कार्ड को आधा फाड़ा, आधा हिस्सा जो था वो लोथर को दिया, और कहा कि अगर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो लेकर अगर कोई आदमी आपके पास आता है, आपको सिर्फ तभी ये सारी जानकारी उसे बतानी है, तभी आप मानिएगा कि वो हमारी तरफ से आया हुआ एक शख्स है। सीक्रेट खुफिया जगत में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं।
कुछ ही महीने बीते। अब यहाँ पे ये जो समय बीता, इस बीच में लोथर की तरफ से मोसाड ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो सारी एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट बनाकर मोसाड के हेडक्वार्टर तक पहुंचा दे। यहाँ मोसाड को जो लोथर ने अपनी रिपोर्ट दी उसमें प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से ये बताया गया था कि ये जो घर है 4261 एक ऑस्ट्रियन फ्रांसिस्को श्मिट का घर है। फ्रांसिस्को श्मिट जो है उसने वो इसका घर का मालिक है और उसने दो फैमिलीज को, दो परिवारों को ये घर रेंट पे दिया था। एक थी डगूटो फैमिली, एक थी क्लेमेंट फैमिली। लोथर अपनी लिमिटेड टूल्स के साथ में ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। स्मिथ जो था वो उन्होंने कह दिया था यहाँ पे उस रिपोर्ट में कि दरअसल स्मिथ जो है वही आइकमैन है, अडोल्फ आइकमैन स्मिथ के नाम से ही यहाँ पे रह रहा है और बाकी उसके जो है वो कवर नेम्स हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने दे दी थी। लेकिन मोसाड ने जब स्मिथ के बारे में पता कराया उस जगह पर जहाँ ये घर था, तो पता चलता है वो मोसाड के एजेंट की तरफ से कि स्मिथ जो है वो एक बहुत ही भला मानस है, बहुत ही नॉर्मल शख्स है। वो कभी भी इस तरह उसका प्रॉपर एक बाकायदा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है सरकार के पास में, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में कभी भी नहीं रहा है और वो यहाँ पे हमेशा से रह रहा है। ये बात सामने आई कि उस घर के अंदर वो कभी रहा नहीं है, उसने हमेशा ये रेंट पर ही दिया है। और कहीं ना कहीं मोसाड को ये लगा कि लोथर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने डिटेल रिपोर्ट में ये कह दिया था कि स्मिथ ही आइकमैन है, ये गलत साबित हो चुकी थी। इसके बाद मोसाड के चीफ ने ये डिसाइड किया कि लोथर इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए एक अनरिलायबल सोर्स है, हम उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। और यही सब देखते हुए इस पूरे केस को इसी समय पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी उस समय मोसाद की। अब लगभग यहाँ से 1 साल निकल जाता है। इस 1 साल के बाद में फ्रिट्ज बाउर खुद इजराइल पहुंचते हैं। वही फ्रिट्ज बाउर, डॉक्टर फ्रिट्ज बाउर, जो कि मोसाद को एक बहुत खुफिया जानकारी दे चुके थे, लेकिन उस पर मोसाद ने यहाँ पे उस केस को बंद कर दिया था। वो सीधा इजराइल पहुंचते हैं। इजराइल पहुंचे भी तो वो मोसाड के चीफ आइसर हेरल से मिले ही नहीं। उन्होंने उनसे मिलने से सीधा इनकार कर दिया और सीधा पहुंच जाते हैं वहां पे अटॉर्नी जनरल के पास में, हाइम कोहेन के पास। हाइम कोहेन के पास जाते हैं और कहते हैं, उन्होंने मोसाड की सारी कमियां बताई इस पूरे केस के अंदर कि मोसाड ने इस इतने बड़े केस को अचानक बंद कर दिया सिर्फ एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, जबकि तमाम सारी सही इन्फॉर्मेशन, जानकारी उनको दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं जर्मन अथॉरिटीज़ को मुझे ये सब बताना पड़ेगा। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें कहने के बाद में जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप अगर सही इन्फॉर्मेशन दें तो हम इस केस को दोबारा शुरू करेंगे, तब उन्होंने एक और डिटेल बताई। फ्रिट्ज बाउर ने बताया कि दरअसल आइकमैन जो है वो एक अर्जेंटाइन फेक नेम के साथ में यहाँ पे रह रहा है। वो नेम श्मिट नहीं है, वो नेम रिकार्डो क्लेमेंट है। जैसे ही रिकार्डो क्लेमेंट ये नाम फिर से मोसाद के कानों तक पड़ा, वो ये समझ गए कि दरअसल स्मिथ वाले केस के अंदर वो जो घर था 4261 उसका मालिक वो था, लेकिन जो 2 रेंट पे उसने परिवारों को दिया था उसमें से एक परिवार क्लेमेंट परिवार भी था। कहीं ना कहीं वही क्लेमेंट परिवार का मुखिया रिकार्डो क्लेमेंट, जो कि अडोल्फ आइकमैन हो सकता है। जब ये सारी चीजें सामने आई तो एक बार फिर से इस केस को मोसाड ने दोबारा से ओपन किया। इस बार लीड दी जाती है मोसाड के चीफ के द्वारा अपनी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के सबसे तेज इन्वेस्टिगेटर जवी आरोनी को। उन्होंने कहा तुम इस केस को लीड करोगे। जवी आरोनी को जब ये लीड दी गई, ये साल करीबन 1960 आ चुका था, 1960 की बात है, फरवरी का महीना था जब आरोनी ब्यूनोस एयर्स के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। अब वो खुद यहाँ जाने वाले थे। एक जूइश लोकल दोस्त से उन्होंने यहाँ पे अपने इस घर के बारे में, 4261 जो चाकाबुको स्ट्रीट पर घर था, उसके बारे में जानकारी निकलवाई। उसका हालचाल पूछा कि कौन कौन लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या सिस्टम है अभी अभी क्या वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जब उनका दोस्त वहाँ पे गया तो उसने ये बताया कि दरअसल अब ये घर खाली हो चुका है। क्लेमेंट फैमिली जो यहाँ पे रहा करती थी अब वो शिफ्ट हो गई है, वो अब यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये देखा जा रहा है कि इस घर के अंदर पेंटर्स काम कर रहे हैं। अब जब ये बात पता चली कि वहाँ पे क्लेमेंट फैमिली रहती नहीं है, तो आरोनी खुद उस घर में गए। वहाँ पे पहुँचते हैं, एक बेल बॉय का उन्होंने गेटअप लिया था। एक कवर के अंदर वो जाने वाले थे, अपना हुलिया पूरा बदला एक बेल बॉय के गेटअप में, यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पे पहुँचते हैं। ये मार्च के शुरुआत की बात है, मार्च 1960 के। यहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि पेंटर्स अंदर काम कर रहे हैं। उनके हाथ में 2 पार्सल थे। एक तो गिफ्ट रैप लाइटर था, उसका पार्सल था, और दूसरा एक परफ्यूम कार्ड था। ये दोनों चीज़ें वो लेकर पहुंचे थे जैसे एक डिलीवरी बॉय हो। और यहाँ उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्सल जो है वो निकोलस क्लेमेंट, जो निक क्लेमेंट है एक तरह से, जो निक आइकमैन था, अडोल्फ आइकमैन का लड़का, उसके लिए आए हुए हैं। तो ये उसने यहाँ पे पेंटर को बताया, लेकिन पेंटर्स ने कहा कि नहीं, यहाँ पे अभी वो लोग रहते नहीं हैं, हमें नहीं पता आप ये किसको देंगे। तो उसने कहा मुझे डिलीवर करने हैं, आप मुझे बताइए कि अगर वो कहीं और किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। तो किसी भी पेंटर को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक पेंटर उसमें से ऐसा था जिसने कहा कि ये लोग शायद यहाँ से सैन फर्नांडो शिफ्ट हो चुके हैं। वही पेंटर था जो कि उस बेल बॉय को, यानी कि जवी आरोनी को, उस ऑफिसर को, मोसाड के सीक्रेट एजेंट को, निक के भाई के पास ले गया, डाइटर के वर्कशॉप पे। डाइटर जो था एक बहुत ही पोलाइट लड़का था, अडोल्फ आइकमैन का दूसरा बेटा, लेकिन उसने भी एड्रेस यहाँ पे नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा कि फैमिली का एड्रेस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बाकी चीज़ें आप ये पार्सल जो है वो मुझे दे दें। लेकिन और बातों बातों में जब
ऑफिसर ने उनसे कई सारी बातें पूछी, उस बेल बॉय ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे फादर जो हैं वो टुकमन में अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से ही आते हैं जब भी आते हैं। तो हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता है कि अभी फैमिली कहाँ है, और वो हम आपको नहीं बता सकते। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे, इसके बाद में ये जो बेल बॉय बन के गए थे मोसाड के एक ऑफिसर, वो दोबारा से उन पेंटर्स के पास जाते हैं। आए दिन उनके पास जाना होता था, कैजुअली उनसे बातचीत करते थे, उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा ली थी उन्होंने। और उस दोस्ती के दौरान ही एक पेंटर से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसने ये बताया, जब उन्होंने फिर से पूछा कि ये क्लेमेंट परिवार आखिर कहाँ रहता होगा, तुम्हें अगर इसके बारे में अंदाजा हो, तब उस पेंटर ने बताया कि मुझे एग्जैक्ट एड्रेस भी पता है, सैन फर्नांडो स्टेशन से ट्रेन लीजिए, फिर बस नंबर 203, उस बस से आप एवेनिडा पहुंच जाएंगे। एवेनिडा पे आपको उतरना है, सामने एक कियोस्क दिखेगा, और उस कियोस्क के राइट साइड में ईंटों का एक छोटा सा घर है, वही क्लेमेंट का नया घर है। ये लोग अब वहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं। ये पूरी रिपोर्ट बनाकर ज़वी आरोनी ने पहुंचाई सीधा मोसाड के चीफ तक। जब मोसाड के चीफ को ये पता चला, अगले दिन आरोनी खुद यहाँ पे इस पूरे एड्रेस पर, बाकायदा जो उस पेंटर ने बताया था, यहाँ पहुँचते हैं। जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने इस स्ट्रीट का नाम पूछा कि आखिर ये स्ट्रीट कौन सी है। तब पता चला इस स्ट्रीट का नाम है गैरीबाल्डी। इसी गैरीबाल्डी स्ट्रीट में इस तरह से जो आप टर्न लेते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, एक छोटा सा ईंट का घर है जो कि अडोल्फ आइकमैन का घर हो सकता है। यहाँ पे एक क्लेमेंट फैमिली रह रही है। जब ये बात पता चली कि ये फलाना फलाना घर है, तो उस शहर के, उस गैरीबाल्डी स्ट्रीट के सिटी आर्काइव्स में रिकॉर्ड तलाश किए मोसाड ने। जब रिकॉर्ड देखे तो उस प्लॉट का जो मालिक था उसमें नाम लिखा था वेरा आइकमैन का, वेरा लिएबल आइकमैन। जैसे ये नाम पढ़ा गया मोसाड के ऑफिसर्स के द्वारा, वो समझ चुके थे कि वेरा वही है जो कि एडोल्फ आइकमैन की वाइफ है, और उसने अपना शादी से पहले का नाम प्लस शादी के बाद का जो उसका सरनेम है, दोनों को मिक्स करके ये पूरा वेरा रिबल आइकमैन नाम से यहाँ पे रह रही है। उसके नाम से ही एडोल्फ आइकमैन ने इस पूरे घर की रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री में कहीं भी रिकार्डो क्लेमेंट का या एडोल्फ आइकमैन का नाम नहीं था, जिससे कि प्रूफ को छुपाया जा सके, एडोल्फ आइकमैन के ऊपर किसी का शक ही ना जाए। उसने अपनी वाइफ के नाम से रजिस्ट्री कराई हुई थी। ये सारी चीज़ें जब पता चली आरोनी को, तो यहाँ पे वो कई बार इस घर के अब चक्कर काटने उन्होंने शुरू किए। ये समझ चुके थे कि यही घर है एडोल्फ आइकमैन का। अब तक देखिए मोसाड यहाँ तक पहुँच चुकी है एक अंधे व्यक्ति की खुफिया जानकारी से। उन्होंने चक्कर काटने शुरू किए, कभी वो ट्रक से वहाँ से निकलते, कभी कार से निकलते, कभी पैदल रास्ते पर वहाँ से निकलते, उस घर के ऊपर नज़र रख रहे थे। उस घर के कोर्टयार्ड में उनको कई बार वेरा दिखी, वेरा आइकमैन, बच्चे दिखे, दोनों लड़के। उन्होंने एक बार एक कैमरा लिया और उस कैमरे से छुप के इन सब की तस्वीरें भी ली, लेकिन कभी भी उन्हें वो आदमी जिसे एडोल्फ आइकमैन समझा जाए या वो हो एडोल्फ आइकमैन, वो कभी भी दिखता नहीं था। इसी बीच में उन्हें कुछ तलाशी उन्होंने रिकॉर्ड्स की एडोल्फ आइकमैन के जो पुराने दस्तावेज थे, उनसे पता चला कि ये मार्च का महीना है और 21 मार्च की तारीख जो है, उसी दिन एडोल्फ आइकमैन की वेरा से शादी हुई थी। और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये इनकी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी, यानी 25 साल इनकी शादी को होने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ा लम्हा है। तो यहाँ पे कितना भी छुपा रहे ये आदमी, कितना भी भागता हुआ रहे, लेकिन अपनी एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ और अपने बच्चों के पास ज़रूर आएगा। 21 मार्च 1960 का वो दिन, जब वो एक बार फिर यहाँ पहुँचते हैं, उनके पास एक तरह से एक्सपीरियंस इस तरह का था कि वो समझ चुके थे कि यहाँ कहीं ना कहीं इस दिन वो उन्हें मिलने वाला है। 21 मार्च को जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्हें एक दुबला पतला सा आदमी, थोड़ा आधा गंजा, चश्मा लगाए हुए था, पतली सी उसकी मूछें थी और एक बड़ी लंबी उसकी नाक थी। इस तरह का एक आदमी दिखाई देता है उसी घर के कोर्टयार्ड के अंदर। ये एग्जैक्ट हुलिया वही था जो कि एडोल्फ आइकमैन के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। और कहीं ना कहीं ज़ारोनी के दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजा था उस आदमी को देख के कि यही एडोल्फ आइकमैन है। ये सारी खुफिया जानकारियां, ये सारी इंफॉर्मेशन ज़ारोनी ने मोसाड के चीफ आइसर हैरल को दी। हैरल सीधा पहुंच जाते हैं उस समय के इजराइल के प्रधानमंत्री के पास में, बेन गुरियन के घर। उनसे जाके कहते हैं कि सर, हमने आइकमैन को फाइनली ढूंढ निकाला है। वो अर्जेंटीना में है, लगातार छुप के रह रहा था, और इस तरह से सारी जो जानकारी रही अब तक की वो अपने प्रधानमंत्री को देते हैं। बेन गुरियन का ये कहना था कि हमें उसे छोड़ना नहीं है, मुझे एडोल्फ आइकमैन चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, या फिर आप उसको जिंदा अगर पकड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने यूथ के लिए, अपने इजराइल के आने वाले यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो अब फाइनली ऑपरेशन आइकमैन, या कहें जो ऑफिशियल दस्तावेज में आज इसको कहा जाता है ऑपरेशन फिनाले, उसकी शुरुआत की गई। मोसाड ने अपने, खासकर मोसाड के चीफ आइसर हैरल ने अपने 12 टॉप एजेंट्स की एक टीम बनाई, एक सीक्रेट ऑपरेशनल टीम वो उसे बनाते हैं। आइसर यहाँ पे खुद अर्जेंटीना जाने वाले थे, क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए गए क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़े तुरंत आकस्मिक परिस्थिति में, तो वो उसको वहाँ पे लेने के लिए मौजूद रहे। तो वो खुद भी यहाँ पे इस ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। ज़वी आरोनी, वो जो इंस्पेक्टर, एक बहुत ही टॉप स्पाई एजेंट मोसाड का, वो भी उनके साथ में था। अप्रैल के एंड में 4 अलग अलग एजेंट्स को यहाँ पे भेजा जाता है अर्जेंटीना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ में, वॉकी टॉकीज के साथ में, फोर्ज डॉक्यूमेंट जो इन लोगों ने बनाए थे, वहाँ पे किस तरह की फर्जी आईडीज यूज़ करने वाले हैं अर्जेंटीना में जाकर,
क्योंकि ये सारे के सारे इसराइल के लोग थे और इसके बाद यहाँ जाके इनको अपना एक अलग सीक्रेट ऑपरेशन चलाना था दूसरे नामों से। तो यहाँ ये सारी आईडीज लेके पहुंचते हैं। इन्होंने ब्यूनस एयर्स के अंदर एक घर रेंट पर लिया, एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं, उसको कोड नेम दिया था मोसाड ने द कैसल। और इसके बाद एक और जो घर था इनका उसको रेंट पर लेते हैं। एक दरअसल विला था बहुत बड़ा, एयरपोर्ट रोड के पास में वो विला था, यहाँ पे उसको कोड नेम दिया गया द बेस। तो ये द कैसल और द बेस, ये दो ऐसी जगह होने वाली थी जहाँ पे आइकमैन को अगर पकड़ लिया जाएगा, उसको किडनैप कर लिया जाएगा, तो उसके बाद यहीं पे लाके उसे रखेंगे। इसके अलावा जो जगह थी, जो विला था एक, वहाँ पे दो मोसाड के ही एजेंट, एक फीमेल एजेंट, एक फीमेल थी और एक मेल था, वो एक कपल की तरह, एक दंपत्ति की तरह यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं रहने के लिए। एक हिडन सेल उस विला के अंदर थी, एक फॉल बैक हाइडआउट उस विला के अंदर रेडी किया गया। प्रॉपरली अब मोसाड अपनी तैयारी में कामयाब हो चुका था। इनिशियल प्लान जो था वो ये था कि 10 मई 1960 को कैप्चर किया जाएगा आइकमैन को। 11 मई को एक विमान आने वाला है एल अल एयरलाइंस का स्पेशल प्लेन, जो कि डेलीगेट्स को लेकर आने वाला है अर्जेंटीना में, तो वो यहाँ पे लैंड होगा। 12 को जब वो वापस जाएगा तो इसराइल उसी के साथ आइकमैन को ले जाया जाएगा उसी विमान के अंदर बिठा के। ये ओवरऑल प्लान था, लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल ये आई कि अर्जेंटाइन फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के तरफ से एक चैलेंज सामने रख दिया जाता है, क्योंकि इजरायली डेलीगेशन की जो फ्लाइट थी अब वो 19 मई तक यहाँ पे डिले हो सकती थी। 19 मई तक यहाँ पे रहना था। आप सोचिए, पहले जो प्लेन 12 तारीख को यहाँ से निकल जाता मात्र एक दिन के बाद में, अब यहाँ उन्हें 11 के बाद से 19 तारीख तक रहना पड़ेगा। दो चॉइसेस सामने थी, पहली या तो इस पूरे ऑपरेशन को डिले करो, इस कैप्चर को आइकमैन के डिले करो, दूसरा आइकमैन को 9 से 10 दिन के लिए सेफली अपने पास में रखो यहाँ इन सेफ हाउसेस के अंदर, उसकी देख रेख करो, और उसके बाद जब ये विमान वापस जाएगा तब यहाँ से निकलो। मोसाड के चीफ आइसर हेरल्ड डिसाइड करते हैं कि हम डिले नहीं करेंगे, ऑपरेशन को एक दिन आगे बढ़ाएंगे। 11 मई को अब हम यहाँ पे आइकमैन को पकड़ेंगे और इसके बाद में सेम उसी वक्त पे पकड़ेंगे, 7:40 का वो वक्त जब वो रोज अपने घर की तरफ यहाँ बस अड्डे से निकल के आता है। सारी उसकी जानकारी मोसाड के पास में थी। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि एक जोखिम भरा कदम था, 8 से 9 दिन करीबन अडोल्फ आइकमैन जैसे एक शख्स को एक दूसरे देश के अंदर यहाँ पकड़ के रखना अपने पास में सेफली, और उसके बाद में इसराइल ले जाना, तो ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आगे डिले नहीं किया जा सकता था इस ऑपरेशन को। यहाँ पे ब्यूनोस एयर्स के कई सारे ऐसे कैफेज थे जिनकी एक आउटलाइन बनाई जाती है। करीबन 300 ऐसे कैफेज थे जिनकी फिक्स टाइमिंग थी सारे एजेंट की वहाँ पे पहुँचने की, टाइमिंग डिसाइडेड थी, लोकेशन डिसाइड थी, और हर एजेंट वहाँ पे पहुँच जाता था एक दूसरे से मिलने के लिए पहले से तय की हुई टाइमिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सारी प्लानिंग्स हुआ करती थी। 11 मई की सुबह आती है। 11 मई की सुबह ये जो फाइनल वही दिन आ चुका था जो डी डे जिसको बनाया था मोसाड ने। अपनी विग्स, अपनी फेक मूछें, फर्जी मुस्टैच, फर्जी पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें पहनकर मोसाड के एजेंट अपने अपने होटल से निकल जाते हैं। करीबन 12 एजेंट यहाँ पे जाने वाले थे। अपना पूरा हुलिया बदलते हैं, निकलते हैं। पुराने चेहरे एक तरह से आप देखिए होटल से निकले हैं, और उसके बाद नए चेहरे जो थे वो पूरे शहर के अंदर फैल गए थे आइकमैन को पकड़ने के लिए। सेफ हाउसेस के अंदर भी थे, कुछ लोग कार के अंदर बैठ चुके थे। 2 कार ऐसी यहाँ पे ली गई। 2 कार थी जो कि बेस से, जो द बेस इन्होंने अपने कोड नेम दिया था उस फ्लैट को, वहां से निकलती हैं करीबन शाम के 6:30 बजे के आसपास। कैप्चर कार जो थी वो ब्लैक कलर की शेवरले सेडान कार थी। ड्राइविंग सीट पर जो जवी आरोनी बैठे थे, उनके साथ में बाकी 4 और जो एजेंट थे मोसाड के वो भी थे। दूसरी एक और कार थी ब्लैक कलर की ही बुइक कार। तो बुइक जो कार थी उसमें 3 एजेंट अलग से बैठे हुए थे। शाम के करीबन 7:35 की बात बताई जाती है। 7:35 पर जो गैरीबल्डी स्ट्रीट थी जहाँ पे आइकमैन का घर था, वो घर जिसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पे आइकमैन आएगा, यहाँ पे रहता है, हर शाम वो यहीं से दफ्तर से जब घर आता है तो अपने यहीं से निकलता है बस अड्डे से। 7:35 पर स्ट्रीट गैरीबल्डी, वहाँ पे अंधेरा था, अंधेरा हो चुका था। शेवरले कार जो थी मोसाड के एजेंट्स की, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं रोड के साइड में उस कार को खड़ा करके, और उस कार के बोनट को खोल दिया जाता है। इस तरह से दिखाना चाह रहे थे कि जैसे कि कार अचानक से रोड पर बंद हो गई है, और उसमें 2 लोग वहाँ पे जो बाहर खड़े थे वो मोसाड के एजेंट थे, उस कार को सही करने लगते हैं, जैसे कि इंजन उसका खराब हो गया हो। मोसाड के एजेंट अरोनी इस कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठ जाते हैं। एक दूसरे एजेंट मल्किन बैक सीट पर बिल्कुल क्राउच करके बैठे हुए थे, इस तरह से कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि जैसे ये आता है वैसे इसको पकड़ लिया जाएगा। एक दूसरी जो कार थी बुइक कार ब्लैक कलर की, दूसरे 3 एजेंट उसमें थे, वो अपोजिट साइड में पार्क हो चुकी थी, वहाँ पे वो खड़ी हुई थी। अब बसेस धीरे धीरे आना शुरू होती हैं, एक एक करके बसें आती हैं, लोग उससे उतरते, लेकिन रिकार्डो क्लेमेंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑर्डर यही था कि 8 बजे तक अगर वो नहीं आता है यहाँ पे तो इस ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देना, इसको बंद कर देना। लेकिन एक और एजेंट जो थे, एक सीनियर एजेंट रफ़ी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 8:30 तक आधा घंटा और वेट करेंगे। कुछ और बसेज आई, रिकार्डो क्लेमेंट फिर भी नहीं आया, लेकिन 8:05 पर एक बस आके यहाँ रुकती है।
एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे रुकती है और एक एजेंट ये नोटिस करता है कि एक आदमी उस बस में से उतरा है, कियोस्क की तरफ मुड़ रहा है, वो जो गली है गैरिबल्डी उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सेम हाइट है, सेम फिजिक है, बॉडी उसी तरह की है और बुजुर्ग ही लग रहा है जिस तरह का हमारे पास में हुलिया है। अचानक से सिग्नल दिया जाता है बाकी एजेंट्स को। ये जो कार सामने खड़ी थी, इंजन जिसका खुला हुआ था, एक तरह से दिखाया जा रहा था कि ये कार खराब हो गई है, उसकी हाई बीम लाइट को उस आदमी के ऊपर मारा जाता है। अचानक हाई बीम लाइट जैसी रिकार्डो क्लेमेंट की, यानी उस शख्स की जो सामने से आ रहा था, उसकी आंखों पर पड़ती है, तो वो उस रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पर नजरें अपनी बचाता है, उससे हाथ आगे कर लेता है। ये सारी चीजें जैसे ही हुई, इतने में ही दूसरा एक और एजेंट जो था वो स्पेनिश में जाके उस आदमी से ये कहता है, मोमेंटिनो सेनोर। मोमेंटिनो सेनोर मतलब जस्ट अ मोमेंट सर। जैसे ही वो ये कहता है, क्लेमेंट जो था वो अपनी आदत अनुसार, वो शख्स जिससे कहा गया था जो रोशनी से बच रहा था, वो अपनी आदत अनुसार अपने पॉकेट में हाथ डालता है। वो सिर्फ अपनी टॉर्च निकालने के लिए उसने वो हाथ डाला था, लेकिन जैसे ही मल्किन जो मोसाड के एक और एजेंट थे, बहुत ही करीब खड़े हुए थे वहां पे, वो जैसे ही देखते हैं तो उन्हें लगा कि कहीं ये अपनी पॉकेट में हाथ डाल के हथियार तो नहीं निकाल रहा है, गन तो नहीं निकाल रहा है। वो सीधा उस पर टूट पड़ते हैं, अचानक उसके ऊपर झपटते हैं, जमीन पर गिरते हैं दोनों। बाकी एजेंट भी यहाँ पे, टेबोर और इटेन जो एजेंट थे, दोनों के दोनों उस आदमी को पकड़ लेते हैं। बुरी तरह से इसको यहाँ दबा दिया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और सीधा उसे एक कार में, जो कार खड़ी हुई थी जिसका बोनट खुला था, उस कार के फर्श पर डाल दिया जाता है अंदर। फाइनली इसे अंदर ले लिया गया था, लेकिन अभी भी पता नहीं था कि ये जो शख्स है वो अडोल्फ आइकमैन है या कोई और है, ये रिकार्डो क्लीमेंट ही है या कोई और है। जैसे ही इसको यहाँ पे डाला गया, शेवरले कार स्टार्ट होती है और अंधेरे में कहीं खो जाती है। दूसरी जो सपोर्ट कार थी वो भी उसके साथ ही आगे बढ़ती है। दोनों कारें निकलती हैं, अपने बेस पर पहुंचती हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इस व्यक्ति की पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है। ये देखा जाना था कि यहाँ पे कहीं साइनाइड कैप्सूल तो उसके पास में नहीं था कि वो उसको खा के अपनी जान दे दे। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नाजी जर्मनी के जो रिकॉर्ड्स थे उनको खंगाला जाता है। जो एसएस ब्लड सैंपल्स थे, जो ग्रुप्स थे, उसमें एडोल्फ आइकमैन का क्या ब्लड ग्रुप था वो देखा जाता है। इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। उसकी बॉडी पर टैटूज देखे जाते हैं। जो एसएस कर्नल के बॉडी पर टैटू थे एडोल्फ आइकमैन के, वो उसके लेफ्ट आर्मपिट के पास में एक टैटू हुआ करता था, वहाँ पे एक स्कार भी था। वो सब चीज़ें खंगाली जाती हैं, देखी जाती हैं और तब फाइनली ये देख समझ आ गया कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने है, जिसका अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, एडोल्फ आइकमैन ही है। इसके बाद जर्मन में उससे इंटेरोगेशन शुरू होती है। दो ऑफिसर सामने बैठते हैं, बहुत ही तेजी से उसके सामने उसके सारे के सारे जितने राज थे या जो उसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी वो बोलना शुरू करते हैं। उससे कहते हैं, आपकी तुम्हारी टोपी का साइज ये है, तुम्हारे शूज़ का साइज ये है, तुम्हारा जन्म की तारीख ये है, तुम्हारे माँ बाप का नाम ये है, नाजी पार्टी का मेंबरशिप नंबर तुम्हारा ये था, एसएस नंबर तुम्हारा ये था। सारी की सारी चीज़ें वो अचानक एक मशीन की तरह उससे बोलना शुरू करते हैं। नंबर्स को गलत बोलते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन कहीं है, जो नंबर गलत बोला जा रहा है उस पर उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि उसको तो अपना नंबर याद ही होगा। उसके बाद उससे उसका नाम पूछने की तहकीकात होती है। उस पर प्रेशर डाल के उसका नाम पूछा जाता है। वो समझ चुका था कि क्या होने वाला है। नाम पूछा, उसने कहा रिकार्डो क्लेमेंट। दोबारा पूछा, कहता है रिकार्डो क्लेमेंट। तीसरी बार पूछा तो कहता है ऑटो हेनिंगर। ये एक और नाम था जिससे पहले ये रह चुका था। तीसरी बार जब ये सवाल बहुत ही प्रेशर डाल के मोसाद के एजेंट्स ने पूछा, तो एक कुछ पल की वो देरी के बाद उस ठंडी आवाज में बोलता है, अडोल्फ आइकमैन। इसके बाद उसने एक सेंटेंस कहा कि मैं जानता हूं कि मैं इजरायलियों के हाथों लग चुका हूं, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। और इसके बाद हिब्रू में कुछ वर्सेस जो थी वो बोलने लगा। पूरा रूम जो था उसमें सन्नाटा छा गया था। मोसाड के लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये शख्स जो एक दुबला पतला सा एक नॉर्मल आदमी लग रहा है, इसने हमारे 6 लाख, माफ कीजिएगा 60 लाख लोगों को मारा है। ये अडोल्फ आइकमैन है। इस सक्सेस के बाद में ज़वी आरोनी अपने मोसाड चीफ एसर हर्ल को बताते हैं कि सर हमने उसे पकड़ लिया है, वी गॉट हिम। द बेस पे ये जो इनका विला था, इसमें करीबन अब अगले 9 दिन तक इन लोगों को इस आदमी की देखभाल करनी थी। वही आदमी जिसने इन लोगों के पूरे पेरेंट्स को, इनके पूरी फैमिलीज को, इनके भाई बहनों को मारा था, ये उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके पास में थी। 9 दिन यहाँ से निकालते हैं। इस बीच में लीगल फ्रेमवर्क को रेडी किया जाता है। लीगल फ्रंट पर एक पेपर तैयार किया जाता है जिसमें अडोल्फ आइकमैन के सिग्नेचर थे कि वो अपनी मर्जी से इजराइल जाकर कोर्ट के सामने खुद को प्रेजेंट करेगा, वहाँ पे अपनी ट्रायल आगे चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड फोरम पे भी दिखानी थी, ज़रूरी थी। दुनिया भर देखेगी कि किस तरह से अडोल्फ आइकमैन को यहाँ पर लेकर आ रहा है मोसाड। तो ये चीज़ें इस वजह से करनी ज़रूरी थी। फाइनली 20 मई की रात आती है। 20 मई की रात ब्यूनो एयर्स के एयरपोर्ट पर एल अल एयरलाइन का जो ब्रिटानिक का विस्परिंग जाइंट जहाज़ था वो रेडी था वापस जाने के लिए इजराइल। ऑफिशियली इजरायली डेलीगेशन को लेकर यहाँ पे आया था, लेकिन अनऑफिशियली सीक्रेट तरीके से इस बार अडोल्फ आइकमैन को लेकर इजराइल जाने वाले थे। यहाँ पे सारे के सारे जो एजेंट्स थे मोसाड के एक एजेंट जो कि एमबीबीएस थे, डॉक्टर थे एक तरह से, उन्होंने एक इस तरह का इंजेक्शन लगाया अडोल्फ आइकमैन को जिसने उसके सेंसेस को बिल्कुल डल कर दिया था। वो चल फिर सकता था, देख सकता था,
पर रिएक्ट नहीं कर सकता था उतना ज़्यादा। फाइनली एल जो एयरलाइन थी उसके नेविगेटर की यूनिफॉर्म पहनाकर यहाँ पे एक फर्जी नाम के साथ में ज़िरकोनी एक फर्जी नाम रखा गया। इसके पेपर रेडी कराए जाते हैं। ये एडोल्फ आइकमैन का नाम था, एक फर्जी नाम। 3 कारें गेट से आगे गुजरती हैं। एल का जो बोर्ड का स्टिकर था वो देखकर जो गार्ड्स थे वो उन कारों को रोकते नहीं हैं। इनमें से एक कार में एडोल्फ आइकमैन भी था। प्लेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरा जो एजेंट जो थे वो क्रू की यूनिफॉर्म में थे, एल एयरलाइन की यूनिफॉर्म के अंदर थे। इन्हीं के बीचों बीच एक आदमी चल रहा था प्लेन की तरफ आगे बढ़ता हुआ। उसको ग्लासेस पहनाए गए थे, सन ग्लासेस, झुका हुआ चल रहा था। ये आदमी जो था एडोल्फ आइकमैन ही था, उसे भी यूनिफॉर्म पहनाई गई थी। फर्स्ट क्लास सीट पर विंडो साइड में उसको बिठा दिया जाता है। उसके पास की सीट पर एक डॉक्टर और एक सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे हुए थे, सारे मोसाद के एजेंट थे। रनवे से जैसे ही टावर क्लियरेंस मिलता है, इसके बाद ये विमान आगे उड़ान भरता है। उड़ान भरते ही यहाँ पे प्लेन जो था वो अर्जेंटीना के आसमानों से निकलकर अटलांटिक सागर के ऊपर से सीधा इसराइल की तरफ आगे बढ़ चुका था। फाइनली तेल अवीव एयरपोर्ट इसराइल पहुंचने के बाद में सारे सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं, एडोल्फ आइकमैन को ले जाते हैं। पहले से एक स्पेशली तैयार की गई सेल, एक जेल जो थी, एक सेल जो थी वो तैयार कर ली गई थी, वहाँ पे उसको रख दिया जाता है। प्रधानमंत्री इसराइल के बेन गुरियन ये पूरी तरह से निश्चित करना चाहते थे कि 100% ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो जिसको आप लाए हैं सीक्रेट ऑपरेशन करने के बाद, ये एडोल्फ आइकमैन है। तो उसके जितने चोटों के निशान थे, जो उसके नंबर्स थे, जो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें कंफर्म कराई जाती हैं। 2 इजरायली भी वहाँ पे मौजूद थे जो पहले से ही एडोल्फ आइकमैन को जानते थे, जिन्होंने उस समय से भी उसको देखा था। उनको बुलाया जाता है, वो उसका फेस फाइनली कंफर्म करते हैं कि हाँ यही एडोल्फ आइकमैन है। और इसके कुछ ही घंटों के बाद में जेरूसलम में एक मीटिंग होती है। बेन गुरियन पोडियम पर खड़े होकर फाइनली दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं कि एडोल्फ आइकमैन सबसे बड़ा नाजी क्रिमिनल, उसको इसराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब हम यहाँ पे उसका ट्रायल चलाएंगे। अगला साल 1961 ट्रायल शुरू होता है। ग्लास केज के अंदर वो जो फोटोज़ हैं तमाम सोशल मीडिया पर हैं, गूगल पर हैं, आप देख सकते हैं। एक पतला दुबला सा आदमी आधा गंजा चश्मा लगाए हुए बैठा हुआ है, उसकी ट्रायल चल रही है। कोई नहीं समझ सकता कि ये वही शख्स है जो लाखों लोगों की लाशों का जिम्मेदार है, उनकी मौत का जिम्मेदार है। फाइनली उसका पूरा प्रोसिक्यूशन होता है, सारी चीज़ें, ट्रायल आगे चलती है। इस बीच कई सारी मर्सी पिटीशन कि मुझे राहत दी जाए, इस तरह की पिटीशन डाली गई एडोल्फ आइकमैन के द्वारा, लेकिन इसराइल ने इन सबको रिजेक्ट किया। फाइनली एक तारीख निश्चित की जाती है 31 मई 1962 की, कि इस दिन आइकमैन को डेथ सेंटेंस दी जाएगी, उसको फांसी दी जाएगी। 31 मई 1962 ये तारीख आती है, रात का समय था। एडोल्फ आइकमैन अपने आखिरी जो लेटर्स थे वो लिखता है अपनी फैमिली को। आधी बोतल रेड वाइन उसने पी और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद उसको ले जाने के लिए ऑफिसर्स आते हैं मोसाद के। उस रूम में जहाँ पे फांसी घर था वहाँ उसको ले जाया जाता है। ट्रैप डोर, नूज, सब कुछ तैयार था। कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे तैयार थे, एक डॉक्टर वहाँ तैयार था। 2 पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद में वो बटन जो था जिससे वो ट्रैप डोर खुल जाएगा और फांसी पर झूल जाएगा एडोल्फ आइकमैन, वहाँ पे पहुँच चुके थे। फाइनली वो जो बटन था उसको दबाया जाता है और 60 लाख लोगों का हत्यारा एडोल्फ आइकमैन, पूरी तरह से उसका चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका था। उसकी जो लाश थी उसको एल्यूमिनियम ओवन के अंदर जला दिया गया था और उसकी जो राख बनी, उस राख को एक गार्ड बोट के अंदर इसराइल के समंदर में, मेडिटेरियन सी के अंदर, वहाँ पे डाल दिया गया। इसराइल ने ऐसा इसलिए किया था कि उसकी राख भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में कहीं भी इस तरह के हत्यारे का, एडोल्फ आइकमैन का कोई कब्रिस्तान, कोई मज़ार, कोई निशान या कोई सबूत कहीं भी रहे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई। एडोल्फ आइकमैन को ना सिर्फ पकड़ा, करीबन 20 सालों के बाद पकड़ा, लाए और उसकी ट्रायल की बाकायदा कानून के तहत, और उसके बाद फाइनली एडोल्फ आइकमैन का चैप्टर खत्म हुआ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। बहुत ज़रूरी टॉपिक था, आपको पता चलना बहुत ज़रूरी था कि जिन खुफिया तंत्र की, जिन खुफिया एजेंसीज़ की हम बात करते हैं, किस तरह से सीक्रेट ऑपरेशंस किए जाते हैं पूरी दुनिया भर में अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा, उसमें आखिर क्यों इस ऑपरेशन को, इसकी मिसालें दी जाती हैं एजेंट्स को। ये बताया जाता है कि अगर सीखना है तो इस ऑपरेशन से सीखो। एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन था, सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा ऑपरेशन फिनाले। आज इसके बारे में आपको बताया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।